गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीवन, एंड आई वेलकम यू ऑल हियर ऑन अद्वितीय ऑफिसर्स। चलिए, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, लॉज ऑफ मोशन होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन। तो हमने जैसा कि कल हमने क्या देखा था भाई साहब, मोशन का हमने डेफिनेशन और सारी की सारी चीजें जो है मोशन से रिलेटेड हमने देख ली थी। ठीक है, आज जो होने वाला है अब लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चे बच्चे को पता है भाई साहब की जो लॉज ऑफ मोशन दिए थे, ये किसने दिए थे? हमारे एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था न्यूटन, है ना। इन्हीं न्यूटन साहब भाई साहब ने क्या करा था, तीन लॉज दे दिए थे, जिनको हम भुगत रहे हैं। ठीक है, और भुगतने से बेटर मैं बोलूं कि भाई साहब जिनसे ही हमारा जो है अधिकतर जो है काम चल रहा होता है। ठीक है, आप लोगों को बेसिक बेसिक सारा चीजें पता है ना, ज्यादा डीप में मैं आपको लेके नहीं जा रहा हूँ। मेन कहानी जो शुरू करते हैं हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन। तो पहले मोशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको कल का रिकेप दे देता हूँ। ठीक है, मोशन कब होता है ऑब्जेक्ट का? भाई साहब जब आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ साथ पोजीशन में चेंज होगा। जब जब आपका ऑब्जेक्ट में क्या होगा भाई साहब, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी, तब तक हम बोलेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है सर, मोशन में। अदरवाइज क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, अब हमने देखा था कि भाई साहब वेलोसिटी होती है ना, एक्सेलरेशन होता है, सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी थी। चलिए, तो अभी जो हम शुरू करेंगे लॉ ऑफ मोशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमारा होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसमें क्या कहानी है भाई साहब, चलिए देखते हैं। नई नई तरह की इसमें कहानी देखने को मिलेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, किसी को डेफिनेशन याद तो नहीं है? चलिए मैं बताता हूँ भाई साहब। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कहाँ रहेगा सर, मोशन में ही रहेगा। कब तक ये चीज होगी? अनटिल वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अब इसका मतलब क्या कि भाई साहब, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये पेन है मेरा हाथ, इस पेन को मैंने छोड़ दिया, तो छोड़ा है इस पेन को, तो ये कैसा आ गया, मोशन में हो गया। अब ये पेन जब तक मोशन में रहेगा, जब तक तब तक जब तक मैं इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोक ना दूं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पेन ऐसा रखा हुआ है, तो ये पेन ऐसा ही रखा रहेगा। ये पेन क्या करेगा भाई साहब, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। कब तक? जब तक मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दूं। ठीक है, यही जो है हमारे भाई साहब किसने दिया था, यही जो आपका डेफिनेशन है, ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन आती है, जो कि किसने दी थी, हमारे भाई साहब न्यूटन सर ने दी थी। अब दूसरी अगर मैं बात करूं, तो इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं सर? तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मेरे साथ आप लिखते चलें थोड़ा थोड़ा तो बेटर है। अदरवाइज ग्रुप में जो है आपको अद्वितीय ऑफिसर्स टेलीग्राम ग्रुप में सीधा इसका क्लास का डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आपको बाद में शॉर्ट नोट्स की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं पढ़ाई पूरा आपके माइंड मैप के हिसाब से रहा हूँ, ताकि आप ऐसे के ऐसे को जो है रिवीजन करने में आपको हेल्पफुल रहे। ओके, चलिए, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब सर ये क्या चीज हो गई, नई कहानी बता दी आपने, इनर्शिया क्या बता दी कि भाई साहब ये इनर्शिया क्या है? चलिए, कोई एनीवन कोई बताना चाहता है इनर्शिया? इसको हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में? इसको हम बोलेंगे जड़त्व। क्या होता है भाई साहब इनर्शिया? ठीक है, तो वैसे तो सभी लोगों को पता है कि क्या होता है इनर्शिया, पर थोड़ा सा जो है मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। चलिए, ये रहा आपके पास इनर्शिया। ठीक है, अब इसकी जो कहानी है इनर्शिया की, वो थोड़ी सी अलग टाइप की है। चलिए, ये क्या है सर, इट इज ओनली एन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और कुछ भी नहीं है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं,
और ना ही इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन होगी। कुछ भी इसका नहीं होगा, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। और ये सीधा सीधा डिपेंड किस पे करती है भाई साहब? तो ये आपका भाई साहब सीधा सीधा डिपेंड करेगी किस पे? तो याद रखना, ये डिपेंड करती है भाई साहब केवल और केवल मास। अब ये मास वाली चीज क्या है? तो मास मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, पहले ही क्लास में आपने डाउट पूछा था कि भाई साहब कि सर बताइए कि वेट और मास में डिफरेंस क्या था। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मास जो होता है वो किसी भी बॉडी के अंदर जितना मटेरियल भरा हुआ है, माल मसाला भरा हुआ है, जितना भी मैटर भरा हुआ है, वो आपका मास होता है। और वो बॉडी उस मास से जितना अर्थ पे फोर्स अप्लाई कर रही है वो उसका होता है वेट। ठीक है। अब इनर्शिया के बारे में तीन चीजें मैंने आपको प्रॉपर्टी के रूप में पढ़ा दी। लेकिन सर ये इनर्शिया है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे? है ना, क्योंकि भाई साहब हमको तो सर पढ़ना है। तो यहां पर आप देखिए क्या इसकी डेफिनेशन होगी। आपकी डेफिनेशन होगी सर, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट विल रिमेन इन इट्स स्टेट, वेदर वो मोशन में होगी या रेस्ट में होगी। क्या भाई साहब, इनर्शिया कुछ नहीं है। इनर्शिया आपका वो थिंग हो गया या वो प्रॉपर्टी हो गई जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है बढ़िया से। तो आप भाई साहब सुबह बढ़िया 8 बजे तक रजाई में उड़ के पड़े रहते हैं, बढ़िया शानदार। तो आप उठना तो चाहते हैं, आपने अलार्म लगाया 5 बजे का, है ना, लेकिन उठ नहीं पाए। फिर भाई साहब आपने थोड़ा सा बोला कि यार थोड़ी देर और सो लेते हैं, 5-10 मिनट, उसके बाद फिर जग जाएंगे। तो 5-10 मिनट बाद जगने के बाद आपने देखा टाइम तो बज गए 8। हो भाई साहब, फिर भी आपका मन नहीं कर रहा है कि अब 8 तो बज ही गए, अब थोड़ा सा सो लो, आज का पूरा दिन खराब करो। तो आपका जो रजाई नहीं छोड़ने का जो मन है, वो आपका क्या है भाई साहब, वो आपका इनर्शिया है। वो आपका क्या है, जड़त्व है कि आप भाई साहब जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में ही रहना चाहते हैं। आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं बैठा हुआ हूं तो मैं बैठा ही रहना चाहूंगा अनटिल अनलेस कोई मुझे धक्का नहीं दे देता। जैसे ये पेन है, मैंने हाथ में रखा हुआ है, अब ये पेन मेरे हाथ में ही रहना चाहेगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब मेरा हाथ गंदा है, अच्छा है, साफ है, सुथरा है, कैसा भी है। ये पेन मेरे हाथ में रहेगा तो हाथ में ही रहना चाहेगा। चाहे वो जब कब तक रहेगा, जब तक आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको आगे पीछे मूव ना करवा दो। यहां तक आपको कहानी क्लियर हुई क्या इनर्शिया के बारे में? यहां तक आपको कहानी क्लियर हुई क्या इनर्शिया के बारे में? चलिए, वेरी गुड नाहिद, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि सर जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्ट डिपेंड किस पे करता है सर, मास पे। तो इसकी कुछ डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ नोट पॉइंट्स आपको भाई साहब इसमें याद करने। क्या क्या? तो देखते हैं भाई साहब क्या क्या। चलिए, एक सेकंड। ओके, इनर्शिया की प्रॉपर्टी मैंने दे दी। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या? मुझे एक बात बताओ कि एक बॉल है टेनिस की ये, और एक बॉल ये है। इस बॉल का भी मास एम है और इस बॉल का भी मास एम है। ये बॉल जो है ये रेस्ट में सॉरी, लेकिन ये बॉल जो है आपकी क्या होगी भाई साहब, मोशन में होगी। मोशन मान लो v इसका वेलोसिटी। तो मुझे बताओ कौन सी बॉल का इनर्शिया ज्यादा रहेगा, ए और बी? जल्दी बताए, जल्दी बताइए, ए का इनर्शिया ज्यादा रहेगा या बी का? ए का, बहुत बढ़िया युवराज। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब ध्यान क्या देना है भाई साहब, कि मैंने बोला, यहाँ पर देखिए क्या बोला, कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा भाई साहब, मास पे डिपेंड करेगा। तो चाहे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, चाहे आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, कुछ भी होगा भाई साहब, उसका इनर्शिया क्या रहेगा, हमेशा सेम टू सेम रहेगा।
आपका इनर्शिया हमेशा कैसा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ये आपका एक स्टार पॉइंट इस टॉपिक का लिख लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलता हूं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा रहेगा, ठीक है, मास इज डायरेक्ट, सॉरी, अगर मैं बोलूं, मैं बोलता हूं भाई साहब कि जो आपका बॉडी का इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनर्शिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई साहब मास के। मतलब जिसका मास जितना ज्यादा, उसका वेलोसिटी, सॉरी, उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक बॉल ले लीजिए, ये टेनिस की बॉल है, और आपके घर की एक अलमारी ले लो भाई साहब। ये अलमारी बना दी, बताइए ए या बी, किसका इनर्शिया अब ज्यादा रहेगा। इनर्शिया क्या है भाई साहब, इनर्शिया कुछ नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट जैसी स्थिति में वैसा ही रहना चाहता है। मुझे बताओ, फुटबॉल भाई साहब ऐसी रखी हुई है, ठीक है। फुटबॉल को आप आसानी से, फुटबॉल के आप स्टेट चेंज कर सकते हो क्या, एक मारोगे तो भाई साहब फुटबॉल मोशन में आ जाएगी। मोशन वाली फुटबॉल को एक हाथ लगाओगे तो वापस क्या हो जाएगा, रेस्ट में। लेकिन क्या आप ऐसा अलमारी के साथ कर सकते हो, हाँ या ना। क्या आप ऐसा अलमारी के साथ कर सकते हो, नहीं। वेरी गुड नाहिद। जय हिंद सुमित जी, स्वागत है आपका। जय हिंद सुमित जी, वेलकम, स्वागत है आपका। चलिए, तो भाई साहब क्या हो जाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद सुमित जी, चलिए। अगली बात, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसी का आपका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मेरी जो बॉल है और जो अलमारी है, दोनों में से भाई साहब डेफिनेटली आपका इनर्शिया किसका ज्यादा रहेगा, अलमारी का इनर्शिया जो है ज्यादा रहेगा। ठीक है क्या, यहां तक आपको कहानी समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात यहाँ पर क्या हो जाएगी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका किस पे डिपेंड करेगा, मैंने अभी बोला कि सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा। चाहे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या चाहे आपका ऑब्जेक्ट केस में मोशन में हो, इनर्शिया उसका सेम ही रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी। ठीक है, चेट में ही बताइएगा। चलिए, वेरी गुड नाहिद, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए, अब कहानी क्या है भाई साहब इनर्शिया की। तो हमने पढ़ लिया कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है। सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीधी सीधी एक ही बात आपको बोल के देगा क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अगली कहानी, अब थोड़ा सा यहां से मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन और बना के देता हूं आपको। वो क्या, चलिए यहां पे लिख रहा हूं छोटा सा कि ये डेफिनेशन किसकी देता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आपका होता है वो आपको इनर्शिया की डेफिनेशन देगा। किसकी डेफिनेशन देगा भाई साहब, इनर्शिया की डेफिनेशन देगा। क्लियर हुआ क्या, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो आगे बढ़े फिर। चल, अच्छा मुझे बताओ, जो इनर्शिया है ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर। इनर्शिया स्केलर होगा या वेक्टर होगा। जल्दी से। इनर्शिया आपका स्केलर होगा या वेक्टर। चलिए, तो ध्यान रखना, इनर्शिया आपका दोनों नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपका इनर्शिया कोई क्वांटिटी है ही नहीं, ये सिर्फ क्या है, एक प्रॉपर्टी है। क्या है, एक प्रॉपर्टी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, जैसे सुमित जी को गिटार बजाना बहुत अच्छा आता है,
ठीक है, जैसे नाहिद आप खाना वाना बनाते हैं, जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होगी, तो आप खाना अच्छा बनाते तो आपके घर वाले ऐसा बोलते हैं क्या कि आज तो 10 नंबर खाना बनाया है? या कभी गिटार बजाया सुमित जी तो आपके पापा ने बोला कि वाह आज तो 15 नंबर गिटार बजा दी? क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? वेरी गुड नाहिद, क्योंकि ये क्या है, आपकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपका एक गुण है कि आप अच्छा खाना बना लेते हैं, आप अच्छा गिटार बजा लेते हैं, ये आपका एक गुण है। तो गुण का कोई परिमाण नहीं हो सकता। ठीक है, किसी किसी को बोलने का गुण होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वाह 20 नंबर बोलता है आदमी, है ना, 20 मार्क्स का बोला, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सबका अपने अपने क्या है, गुण है। वैसे इनर्शिया क्या है कि हर ऑब्जेक्ट का अपना एक गुण होता है, ना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक आपको कहानी क्लियर हुई क्या? चलिए, यहां तक कहानी क्लियर हुई सभी को? ओके, नहीं, चलिए, बहुत शानदार। आगे आ जाओ। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ेंगे सर? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो कितने टाइप्स का इनर्शिया होता है, किसी को पता तो नहीं है? कितने टाइप्स का इनर्शिया होगा, किसी को पता तो नहीं है? चलिए, तो ध्यान रखना, यहां पे मैं बताता हूं। इनर्शिया होगा आपके भाई साहब 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होगा इनर्शिया? 3 टाइप्स का आपका इनर्शिया देखने को मिलता है। पहला होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा होगा आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सबकी मैं ज्यादा डिटेल में आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला हूँ, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एग्जाम आपके पास में, तो आप भी नोट्स बनाने नहीं बैठेंगे। ठीक है, सीधा सीधा हम सब पढ़ते चले जाएंगे। अगला इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, और लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, लेकिन पढ़ते हैं। चलिए, अब कहानी क्या है भाई साहब, शुरू से देखते हैं। पहला है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा भाई साहब? इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन आपका होगा कि जब आपकी बॉडी होगी, वो ओपोज करेगी किस चीज का? जय हिंद पुतिन जी, स्वागत है आपका। भाई साहब कौन, मनीषा है क्या? ओपोज करेगी अपने मोशन का। किसका अपोज करेगी? मोशन का अपोज करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मैंने पेन फेंका है, पेन को मैंने मोशन में हूं, तो ठीक है, तो ये भाई साहब क्या रहेगी? इसको अगर मैं रेस्ट में रहूंगा तो ये क्या करेगी भाई साहब? रेस्ट में आने से इसका क्या करेगी? सॉरी, जस्ट मिनट, ओपोज मोशन नहीं होगा। ठीक है, ओपोज करेगी रेस्ट में आना। ठीक है, और चाहेगी क्या? चाहेगी भाई साहब, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्या? क्या टूट गया भाई साहब? चलिए, रेस्ट में सॉरी, इनर्शिया में क्या हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं। कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन में, तो मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, अब आ जाओ रेस्ट का इनर्शिया, तो इसमें क्या होगा कि रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही, और ओपोज किसका करेगा? मोशन का। कि आप उसकी पोजीशन को, सॉरी, उसकी स्टेट को आप चेंज नहीं कर सकते। वो अगर मोशन में रहना चाहती है तो वो मोशन में ही रहेगी। और अगला जो है हमारे पास क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की क्या, कि ओपोज क्या करेगा भाई साहब? चेंज इन डायरेक्शन, ओपोज करेगा चेंज इन डायरेक्शन। अब इनके तीनों के थोड़ा से एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, और एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, पहला आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन का जो एग्जाम्पल आता है, वो आपके पास आता है बस वाला। आपने बचपन से सुना होगा कि भाई साहब कोई बस जा रही है और चलते चलते अचानक से ब्रेक लग जाते हैं तो क्या होता है? तो बताइए, हम आगे गिरेंगे या पीछे? अगर बस चल रही है और चलते चलते ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिए, तो हम आगे गिरेंगे या पीछे? वेरी गुड नाहिद, हम कहाँ गिरेंगे भाई साहब? आगे की साइड हम गिरते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये क्यों होता है, तो थोड़ा सा जो है मैं आपको समझा देता हूँ। ये बस है, ठीक है,
ये बस के टायर है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ, यहाँ पे सीट लगी है और ये आप खड़े हैं। ठीक है, आपको मैं रेड कलर से यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ ये। ठीक है, अब भाई साहब बस हो रही है मोशन में आगे। बस में क्या हो रहा है भाई साहब, इधर की साइड मोशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वाले को भी दिक्कत नहीं है, ड्राइवर को भी दिक्कत नहीं है, हमको भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन कहाँ होगा भाई साहब, कुछ गड़बड़ होगी। कुछ गड़बड़ क्या, कि बस चल रही है मोशन में, बस के टायर भी है भाई साहब मोशन में। टायर भी मोशन में है तो बस की जो बॉडी है ये भी मोशन में होगी। बस की बॉडी मोशन में है तो बस की बॉडी से हमारे पैर कनेक्टेड है, तो हमारे पैर भी क्या रहेंगे, मोशन में। और हमारे पैर से हमारी अपर बॉडी कनेक्टेड है, तो हमारी अपर बॉडी भी क्या रहेगी भाई साहब, मोशन में रहेगी। लेकिन जैसे ड्राइवर ने लगाया ब्रेक, तो टायर को पता है रुकना है, बस की बॉडी को पता है रुकना है, बस की बॉडी से हमारे पैर लगे हुए हैं, हमारे पैरों को पता है कि रुकना है, लेकिन पैर जो है गद्दारी कोरबे, गद्दारी कोरबे। और क्या होगा भाई साहब, कि पैर जो है अपर बॉडी को नहीं बोलेंगे कि बेटा तू भी रुक। अपर बॉडी तो बढ़िया मस्ती से जा रही है अपने और सीधा आगे की तरफ। यहां से आप आएंगे ड्राइवर के बाहर। ठीक है, आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, सीधा ड्राइवर के बाहर पहुंच जाएंगे। तो ये चीज क्या होगी भाई साहब, कि आप मोशन में हैं, वो ड्राइवर ने आपके पैरों पे ब्रेक लगाया है, लेकिन आपकी अपर बॉडी जो है वो तो क्या है सर, स्टिल मोशन में ही रहना चाह रही है, और वो आगे की तरफ जंप करके चली जाएगी। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक, यहां तक क्लियर हुआ क्या सभी को? ओके, वेरी गुड नाहिद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम आपका एग्जाम्पल नंबर 2 में देता हूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या हो जाएगा भाई साहब, नई चीजें। अब बस जो है खड़ी हुई थी, वो ड्राइवर ने क्या कर दिया भाई साहब, अचानक से स्पीड मार दी, तो सडन जो है बस क्या हो गई भाई साहब, मोशन में हो गई। इस सिचुएशन में आप कहाँ गिरेंगे, इस सिचुएशन में आप आगे गिरेंगे या पीछे गिरेंगे? चलिए, इस सिचुएशन में आप गिरेंगे पीछे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्यों गिरेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। भाई साहब बस के टायर रेस्ट में है, बस की बॉडी रेस्ट में है, बॉडी से हमारे पैर भी जुड़े हुए हैं तो पैर भी रेस्ट में है, लेकिन पैर करेंगे गद्दारी, गद्दारी कोरबे। और गद्दारी कोरबे क्या, अपर बॉडी को पैर नहीं बोलेंगे कि भाई साहब क्या करना है, मोशन करना है। तो अपर बॉडी हमारी बेचारी आराम से कूल रहेगी, पैर चल दी आगे तो हम गिर जाएंगे पीछे की साइड। ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया? तो मुझे एक आंसर दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कि ब्लैंकेट जो कंबल को हम झाड़ते हैं ना सर्दियों में, भाई साहब पहले क्या होता था? नहीं आया सर? अच्छा, कोई बात नहीं नाहिद, एक सेकंड। एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया है। अच्छा चलिए, हो गया। देखिए यहाँ पे आपको समझ, ये आपकी बस है, ठीक है, और इसके ऊपर आप खड़े हुए, ठीक है। जैसे ड्राइवर ने क्या करा भाई साहब, सडनली बहुत ज्यादा स्पीड से जो है बस को आगे बढ़ाया, ठीक है। जैसे ही क्या करा, ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ाया, वैसे ही बस के टायर आगे बढ़े, बस की बॉडी आगे बढ़ी, ठीक है। दूसरे कलर से बना, और बॉडी से जुड़े हुए थे हमारे पैर, तो पैर भी आगे बढ़ गए, लेकिन हमारी बॉडी आगे नहीं बढ़ी, हमारी बॉडी वही थी जहां पे है। तो हमारी बॉडी तो सर नीचे गिर जाएगी, लेकिन पैर निकल जाएंगे आगे। जैसे एग्जांपल, ये मान लीजिए आप खड़े हैं, ये आपका अपर बॉडी है, ये आपके पैर हैं, मैंने पैर आगे कर दिए, तो आप तो यहीं पे गिरेंगे। क्लियर हुआ? आपके सिर्फ पैर आगे गए हैं, बॉडी तो पीछे ही गिरेगी। चलिए, वेरी गुड नाहिद। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था, कि सर्दियों के टाइम पे पहले क्या होता था, बढ़िया मम्मी जो हमको कुंफू कराटे प्रैक्टिस के लिए छत पे भेज देती थी कंबल के साथ, कि बेटा एक कंबल लेके जा और लठ लेके जा, बढ़िया से जो है बजा बजा के पूरे कंबल से धूल को झटक देना। तो वो कौन से इनर्शिया का एग्जाम्पल होगा? इनर्शिया का एग्जाम्पल होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन? चलिए, वो किसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा?
जय हिंद मनीष जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, कैसे हो? चलिए, ये बताइए मुझे कि ब्लैंकेट से जो आप धूल के डस्ट के पार्टिकल से झटकते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होगा? डस्ट पार्टिकल्स, वो रेस्ट का एग्जाम्पल होगा या मोशन का? मनीष जी, आज तो लेग नहीं हो रहा है। रेस्ट का, वेरी गुड नाहिद। चलिए, वालेकुम सलाम। चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? रेस्ट में आपका हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये आपका ब्लैंकेट है, ठीक है, और इस ब्लैंकेट के ऊपर क्या है? अ, ये छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स जमे हुए हैं, दिख रहे हैं क्या? ये धूल के पार्टिकल्स हैं। अब आपने भाई साहब भावुकता में आके क्या मारा, एक लठ रख के दी इस पे खट करके, तो कंबल जो होगा पीछे चला जाएगा। वो जो डस्ट पार्टिकल तो बेचारे रेस्ट में थे, है ना, कंबल गद्दारी कोर में और रेस्ट में रहेंगे, तो भाई साहब ब्लैंकेट किसका पीछे? लेकिन जो धूल मिट्टी के डस्ट के पार्टिकल्स रहेंगे वो सीधा का सीधा ऐसे नीचे गिर जाएंगे। क्लियर हुआ क्या? इतने पैसे लगाने के बाद लेग क्यों करेगा सर? पैसे नहीं लगाए भाई साहब, गरीबी चल रही है अभी, चेंज करा है एक से। चलिए, क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अगली कहानी है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या चीज है सर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? तो इसको हम यहाँ पे बताते हैं। भाई साहब, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या दिक्कत होगी? तो आपका बॉडी जो है वो किस चीज का अपोज करेगी, सॉरी ओपोज करेगी? तो वो ओपोज करेगी चेंज इन डायरेक्शन। किसका ओपोज करेगी वो? चेंज इन डायरेक्शन का ओपोज करेगी। जैसे बेयोन सिलेबस था मेरे लिए क्या, ये ब्लैंकेट वाला? चेंज इन डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल एग्जाम में आता है वो तो नॉर्मल सा आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई साहब, आपने एक, नहीं सर लेफ्ट, अच्छा, ठीक है, आपने भाई साहब यहां से क्या करा, एक बॉल फेंकी, ठीक है। अब आपने बॉल फेंकी भाई साहब, तो बॉल जा रही है। अब क्या ये पॉसिबल है कि बॉल हवा में ही इसके पास ना जाते हुए बोले ये तो अच्छा आदमी नहीं है, दूसरे के पास जाऊंगी, और बॉल अब इधर चली जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? अंटिल आप साउथ की मूवी के हीरो नहीं हो। अंटिल आप कोई साउथ की मूवी के हीरो नहीं हो, तब तक तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप हीरो हैं तो फिर ये थोड़ा बहुत पॉसिबल हो सकता है। ठीक है क्या? तो भाई साहब आपने जिस भी डायरेक्शन में मोशन करवाया है, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसी डायरेक्शन में मोशन करता चला जाएगा। यही उसका क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ तक? चलिए, वेरी थे, वेरी गुड मनीष जी, वेरी गुड नाहिद। चलिए, तो ये थी आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कहानी, यश परमार की जुबानी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। उसके लिए आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में, फिर से आपको जो है ज्वाइन करनी पड़ेगी मीटिंग, ठीक है? टाइम इसका हो चुका है। चलिए, 2 मिनट में मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। चलिए, मिलते हैं 2 मिनट के बाद। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने खत्म करा अभी, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से एक नया माई बाप जो है, अभी काइनेटिक्स की दुनिया का माई बाप जो है यहाँ से एंट्री ले लेगा, जो कि आपका क्या होता है? फोर्स।
ठीक है। तो अब जो है फोर्स भी आ जाएगा मार्केट में, इसलिए अब हमको थोड़ा सा जो है फोकस के साथ इसको पढ़ना है। चलिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? देखते हैं भाई साहब सेकंड लॉ ऑफ मोशन की भी कहानी। चलिए, न्यूटन साहब ने जो डेफिनेशन दी, वो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंज इन मोमेंटम, सॉरी सिर्फ चेंज इन मोमेंटम नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है? तो ये होता है संवेग। अब ये संवेग क्या होता है, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा आपको बताऊं। किसी भी ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब उसके अप्लाइड फोर्स के बराबर। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें अप्लाइड फोर्स के, आपने उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया है। अगली अगर मैं बात करूं, तो ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, ये आपको डेफिनेशन किसकी देगा? तो ये आपको डेफिनेशन देगा भाई साहब आपके अपने प्यारे दुलारे फोर्स की डेफिनेशन देगा। और फोर्स की डेफिनेशन से मतलब है मेरा F इक्वल्स टू ए में जो फॉर्मूला आता है वो आपका यहीं से देखने को मिलता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या चीज है? तो अब इसको मैं आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा मोमेंटम समझाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे मोमेंटम समझाता हूँ। एक सेकंड। ओके, अब मोमेंटम समझने से पहले यहां पर देखो, ये रहा आपका मोमेंटम, जिसको हम बोल देंगे हिंदी में संवेग। स्वागत है मनीष जी वापस से, वेलकम बैक। चलिए, मोमेंटम क्या है? तो भाई साहब मोमेंटम आपका कुछ नहीं है ना सर? कुछ नहीं है तो फिर क्या है? मोमेंटम आपका होता है मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट। द्रव्यमान गुणा वेग, अगर कुछ होता है तो वही आपका क्या रहेगा भाई साहब? मोमेंटम रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब मोमेंटम को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं पी से। तो P इक्वल टू एम वी जो है, मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इस मोमेंटम की यूनिट होगी कुछ, इसकी टाइप होगी कि कौन से टाइप का जो है आपकी क्वांटिटी स्केलर है, वेक्टर है। और थर्ड चीज आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशन। चलिए, तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई साहब? तो यूनिट में हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एम क्या है सर? किलोग्राम। वेलोसिटी की होती है आपकी मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये क्या हो गई हमारे पास? इसकी यूनिट हो गई। टाइप कैसा हो जाएगा? चूंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा भाई साहब? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा मोमेंटम। अगली अगर मैं बात करूं, तो इसकी डायमेंशन कौन बताएगा? तो मैंने आपको बताया था डायमेंशन लिखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एम चाहिए, एल चाहिए, टी चाहिए और बड़ा ब्रैकेट चाहिए। एम का मतलब होता है मास। मुझे इसमें देख के बताना जरा कि मास का किलोग्राम वगैरह कुछ दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल सर, यहाँ पे हमको 1 किलोग्राम दिख रहा है। कितनी पावर? 1, तो यहाँ पे हो जाएगा M1। क्या आपको एल, एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ का मीटर किलोमीटर कुछ दिख रहा है क्या? ओहो हो सर, मीटर दिख गया। मीटर भी कितना हुआ भाई साहब? 1 हुआ। टाइम का सेकंड दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन सर ये तो अपोन में दिख रहा है। तो अपोन में दिख रहा है तो भाई साहब -1 कर दो। M1 L1 T -1। कितनी अच्छी इसकी क्या आ गई हमारे पास? डायमेंशन आके निकल गई। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या यहां तक आपको? चलिए, वेरी गुड नाहिद, वेरी गुड। चलिए आगे आ जाओ। अगली कहानी क्या हो जाएगी यहां से हमारे पास?
ठीक है, अभी मोमेंटम को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब यहां से हमने भाई साहब ये कर लिया क्या, कि सर जो फोर्स होगा वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो मुझे बताओ कि किसी भी चीज में जो चेंज हो रहा है वो कैसे होता है। तो सर बच्चे बच्चे को ये चीज पता है कि चेंज होने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक तो वो पहले कैसा था और एक अब कैसा है या बाद में कैसा है। ठीक है, मनीष जी क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नेटवर्क की इशू हो रहा है। ठीक है, फोर्स आपका क्या डिपेंड करता है सर, तो आपकी किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम पे। अब मोमेंटम में चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई साहब बाद में कुछ और होगा और पहले कुछ और था। ठीक है, इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे। आगे आ जाओ, जस्ट अ मिनट। चलिए, एक सेकंड, कहाँ पे, ओके। अब बाद में कुछ था, चीजें पहले कुछ थी, है ना। तो अब कहानी क्या हो गई, कहानी ये हो गई भाई साहब कि P2 माइनस P1 अपॉन डेल टी। अब ये P2 क्या है, P2 है बाद वाला, T क्या है भाई साहब, आपका टाइम। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम यहां तक। कोई प्रॉब्लम। चलिए, चलिए ठीक है। जय हिंद जयंती जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हो आप। चलिए, अब भाई साहब मुझे एक बात बताओ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किसका, P2 माइनस P1। तो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का आप मास चेंज कर सकते हो। अंबानी की सुपारी देने गया था, अरे बाप रे बाप। चलिए, आपका भाई साहब यहां से क्या है, P2 बोले तो M V2 माइनस M V1 अपॉन डेल टी। अब इसको मैं और सोल्व करूंगा, M कॉमन ले लो, V2 माइनस V1 अपॉन डेल टी। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं आपको लेके चलता हूं, तो क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिखवाया था क्या। बढ़िया हूँ सर, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगा। कैसे हैं, मैं बढ़िया हूँ जयंती जी, थैंक यू। चलिए, यहां से शुरू करते हैं भाई साहब हमारा एम। और ये जो चीज है क्या है सर, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, आपका एक्सेलरेशन होता है क्या। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, और ये जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम लगा देंगे के। तो एफ इक्वल्स टू के एम है, और ये के की जो है फोर्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू रखते हैं हम एक। तो ओवरऑल हमको फोर्स का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई साहब, एफ इक्वल्स टू एम ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ये पूरी की पूरी कहानी समझ में है, आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ। ठीक है, अब यहां से हमको मिल गया फोर्स। सर बोलने तो हमको भी खाली पूछ रहे हो। चलिए बोलिए बोलिए जयंती जी। वो टाइम लग जाता है ना बताने में, आप टाइप, मेरे को लगता है कि कोई टाइप ही नहीं कर रहा। चलिए, अब ये आ गया आपके पास फोर्स, जिसको हम बोलते हैं बल। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया ना, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। चलिए, ओके। अब भाई साहब फोर्स क्या है, तो जो फोर्स की डेफिनेशन इस न्यूटन के नियम से हमको मिलती है, लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो हमको फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, वो क्या मिलती है,
कि वो एक्सटर्नल फैक्टर जो कि क्या करता हो, चेंज इन द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज इट। मतलब क्या कि भाई साहब, आपका फोर्स क्या होगा, तो कुछ नहीं कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, सर आप बदले बदले से लग रहे हो, बदले बदले से नहीं, थोड़ा बाल वाल कटवा लेना, वो आपको बताया था ना दादी वाला, तो उसमें बियर्ड वगैरह सब। चलिए, बाल देने पड़ते हैं ना। चलिए, यहाँ पे आ जाओ, एक्सटर्नल फैक्टर जो क्या करता है सर, चेंज इन द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज इट। क्या कि भाई साहब फोर्स है, वो या तो आपके ऑब्जेक्ट की पूरी स्थिति बदल देगा, या फिर क्या करेगा सर, चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में क्या है, बोतल है, मैं इस बोतल को ये से बिल्कुल मोशन में ले आ रहा हूँ, या फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रेस्ट में, ये फेंकी और ये रेस्ट में ला दी। अब मैं इस पे क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तभी तो बोतल जो है इधर उधर जा रही है। ठीक है, लेकिन भाई साहब जो कहानी आपकी आती है मेन क्या है, कि अगर मैं इस बोतल को सिर्फ प्रेशर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये आगे खिसक नहीं रही, मैं लगा रहा हूं पर खिसक नहीं रही, तो ऐसे में क्या है, इसका ये मतलब है क्या कि मैं फोर्स ही नहीं लगा पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पीछे दीवार है, अब मैं इस दीवार को खींच के बाहर तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूं। तो वही मेरा क्या है, फोर्स की या तो चेंज कर दूंगा या चेंज करने का ट्राई करूंगा, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा भाई साहब, मेरा फोर्स वहां पे अप्लाई होगा। क्लियर हुआ क्या? दोनों ही सिचुएशन में जो है आपका क्या होगा, कहानी बनेगी। क्लियर? चलिए, अब यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ तो एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो मैं डाउनलोड में लगी हुई थी ऐप को, कोई बात नहीं जयंती। चलिए, ज्वाइन करना वो बड़ी बात। अब आ जाओ भाई साहब फोर्स पे। तो फोर्स की मुझे यूनिट कौन बताएगा, फोर्स की यूनिट कौन बताएगा? फॉर्मूला ये रहा आपके पास, एफ इक्वल्स टू एम ए, न्यू। बहुत बढ़िया जयंती जी। फोर्स की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास न्यूटन। लेकिन अगर इस न्यूटन को भी मुझे इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? एम आपका किलोग्राम है, एक्सेलरेशन आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास फोर्स की डेफिनेशन, सॉरी यूनिट हो जाएगी। और ये आपकी प्रॉपर यूनिट, जिसको हमने एक न्यूटन नाम दे दिया। वेरी गुड जया। जया, अगली टाइप मुझे बताइए कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा? चलिए, जल्दी से बताइए। वेक्टर, बहुत बढ़िया। क्यों भाई साहब? क्योंकि डायरेक्ट आपके एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन में वेक्टर है। वेरी गुड जया, तो यहाँ पर आपका फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लेने देने की, तो डायमेंशन की बता दीजिए। भाई साहब मास कितना दिख रहा है, तो सर एक दिख रहा है। लेंथ का मीटर मीटर कुछ दिख रहा है, तो बिल्कुल एक दिख रहा है। टाइम यहाँ पे दो दिख रहे हैं, तो M1 L1 T-2 ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन हो गई। क्लियर? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्या कि ये तो हो गया इसका एसआई सिस्टम में यूनिट। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी? जूल। अच्छा, ओके, और कोई? जूल वर्क की होती है। इसकी होगी सीजीएस में, कौन बताएगा? हंसने वाली बात नहीं है। चलिए,
इसकी होती है सीजीएस में डाइन, सुना है क्या? कहीं पर डाइन सुना है? और ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10⁵ डाइन होते हैं। यही डायन चुड़ैल। ठीक है, ये आपकी क्या रहेगी? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस, वेरी गुड सुमित जी, बहुत बढ़िया। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, बहुत शानदार। चलिए, फोर्स हो गया आपके पास। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं थोड़े बहुत, और बनेंगे तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। अब दूसरी बात मैं अगर यहाँ पे करता हूं, फोर्स के बाहर, तो एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है, वो पढ़ने को मिलता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या मिलता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिलता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब ये क्या चीज है भाई साहब, तो इसको आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ा दूं। यहां से क्वेश्चन आप, अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने बताया आपको संवेग मोमेंटम क्या होता है भाई साहब, तो मोमेंटम कुछ नहीं होता, P इक्वल्स टू mv होता है बस। हिंदी दिमाग से ऊपर ही जाता है, छोड़ दीजिए इंग्लिश ही बोलिए। अच्छा, आप उड़ीसा वगैरह, आप उधर से है ना, वेस्ट बंगाल साइड से, तो ये थोड़ी सी रहती है। चलिए, बाकी लोगों के लिए, जैसे अब यूट्यूब पे तो सारे लोग देखेंगे ना हिंदी इंग्लिश वाले। मोमेंटम का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, मास और वेलोसिटी। तो ध्यान रखना कि भाई साहब मोमेंटम हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब क्या हो गया, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूं कि जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, यहां पर आप बैठे हो, चेंज होगा क्या सर? नहीं, चेंज नहीं होगा। ये आप बैठे हो, साइकिल चला रहे हो, ठीक है। अब आपका और आपकी साइकिल का वेट मान लीजिए टोटल करके 10 किलो का वेट आपका सबका हो गया, ठीक है। और आप इधर की साइड मोशन में थे, मूव कर रहे थे, और आपकी वेलोसिटी थी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड। तो आपका मोमेंटम कितना होगा यहाँ से भाई साहब, तो यहाँ से आपका मोमेंटम होगा 100, है ना। यहाँ से आपका मोमेंटम कितना होगा, 100 होगा। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े, आपका एक दोस्त आके भाई साहब उछल के बैठ गया, साइकिल पे उछल के वो भी बैठ गया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में भाई साहब आपका जो वेट था, तो दोस्त का 10 kg वजन और बढ़ गया। अब टोटल मेरे पास वेट कितना हो गया सर, 20 kg। क्लियर हुआ क्या? लेकिन हमने पढ़ा है कि सर मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ना तो बढ़ता है ना घटता है। तो भाई साहब फिर क्या होगा, मोमेंटम तो रहेगा 100 ही, लेकिन आपके जो वेलोसिटी थी, जैसा आपने देखा होगा भाई साहब, अगर साइकिल चला रहे हो और कोई दोस्त आके बैठ जाता है, तो आपकी साइकिल जो होती है स्लो हो जाती है क्या? क्योंकि एम बढ़ा, तो वी को घटना पड़ेगा, है ना। तो भाई साहब यहां से अपना क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू 20 का तो हो जाएगा आपका मास, लेकिन आपकी वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और यहाँ से आपका मोमेंटम अगेन कितना निकल के आ जाएगा, 100। ठीक है। जैसे अगली बात अगर मैं करता हूँ, एक और बात यहाँ से, कि मान लीजिए आप आपके दोस्त को बैठा के साइकिल चला रहे, ठीक है। ये आप साइकिल पे बैठे हो, चला रहे हो, और ये पीछे आपका दोस्त बैठा लिया। अब आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और आपका जो भाई साहब क्या है, हाँ, दोस्त और आपका और आपकी साइकिल का तीनों का वजन मिला के सबका कितना है, 20 kg। तो यहाँ से मोमेंटम कितना आ जाएगा, 20 × 100 करेंगे तो भाई साहब 200 का मोमेंटम बनेगा। क्लियर हुआ? अब आप जैसे ही जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं भाई साहब, और आपके दोस्त को किसी ने बुला लिया, तो दोस्त जो है चलती गाड़ी से उतर के कूद गया,
अब कूद गया तो आप अकेले ही बचे, और आप अकेले बचे तो यहाँ से आपका वेट जो था 10 kg, आपके दोस्तों का वेट जो है कम हो गया। तो आपकी साइकिल की स्पीड जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी या घटेगी? आई फॉर इंक्रीज और डी फॉर डिक्रीज, क्या होगा जल्दी बताइए। इंक्रीज होगी, बहुत बढ़िया, इंक्रीज होगी। वेरी गुड नाहिद, वेरी गुड जया। चलिए, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब कितना बढ़ेगी तो भाई साहब हमको कैसे निकालना है, तो आपको रखना पड़ेगा 200 इधर। मास कितना है अभी, 10 kg हो गया है, और वेलोसिटी जो थी पहले कितनी थी, 10 थी। ठीक है, तो अब इसको हम क्रॉस करेंगे। अब आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब आपकी वेलोसिटी जो है भाई साहब डबल हो जाएगी, क्योंकि मास आधा हो गया है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। क्या? कि जब भी आपका मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है, तो आपका जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो मास विल बी डायरेक्टली सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर मास बढ़ा तो वेलोसिटी घटेगी, जब p क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस पूरे पेज का जो सार है वो यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में बोल रहा हूँ आपको कि भाई साहब अब आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से जो है चीजें कर सकते हैं। ओके, सीधा सीधा मैं पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम पे हमारे। चलिए, यहां तक कहानी समझ में आ गई सभी को? चलिए, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या होता है भाई साहब, सभी को पता है, रॉकेट वाला। ठीक है, क्या कि जब आपका रॉकेट है ना, ये मान लीजिए ये आपका रॉकेट है, इसरो। ठीक है, रॉकेट जब क्या होता है भाई साहब ऊपर जाता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, गैस रिलीज करता है ना। और जैसे जैसे गैस रिलीज करता है, तो इसके अंदर का जो फ्यूल, गैस का मतलब फ्यूल है, फ्यूल भाई साहब क्या हो रहा है, फ्यूल जल रहा है। फ्यूल जल रहा है तो इसका मास क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। अब मास जब कम हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और ये ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ? जितना इसका मास, जितना पेट्रोल इसका जल के खत्म हो रहा है, रॉकेट आपका उतनी ही वेलोसिटी ऊपर से आगे बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा, क्रिकेट का कोई जो फील्डर होता है, वो क्या करता है भाई साहब, हाथ को पीछे लाता है कैच करते टाइम। तो वो भी क्यों करता है, क्योंकि भाई साहब वो आपका क्या कर रहा है, वेलोसिटी को उसकी धीरे धीरे स्लो कर रहा है। क्लियर हुआ? ईटीसी, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे किसके। ये आपके एग्जांपल हो गए भाई साहब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। क्लियर हुआ? यहां तक P इक्वल्स टू mv के, बिल्कुल जयंती जी, चलिए बहुत शानदार। ये कहानी आपको समझ में आई, तो अब जो है हमारा लास्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, जो कि आपका कौन सा होने वाला है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए, क्या हो गया भाई साहब थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, तो ये एक ही ऐसा लॉ है जो सबको बच्चे बच्चे को पता रहता है। सर हाथ पैर पकड़ के एक रिक्वेस्ट है जी, जयंती बोले। ये आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, उसमें आप एवरीवन पे कर सकते हैं मैसेज, कोई बात नहीं। बोले, बिना हाथ पैर पकड़े भी बोल सकते हैं, क्या रिक्वेस्ट है। एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। करंट अफेयर्स पढ़ा दो, बेफिक्र रहो जयंती जी, करंट अफेयर आपकी फेब में मतलब आपके एग्जाम से पहले पहले आपके करंट अफेयर का पूरा जो है मामला मसाला जो है पूरा कम मैं आपको करवा दूंगा यूट्यूब पे।
घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, करंट अफेयर का तो मैं कर ही रहा हूँ, या फिर डेली न्यूज की पीडीएफ दे दो सुबह सुबह। अच्छा, पीडीएफ तो मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि टाइम मेरे को मिलता नहीं उतना, ऑफलाइन वगैरह भी जाना पड़ता है थोड़ी, 2-3 जगह। हाँ, लेकिन करंट अफेयर का आप लोड नहीं लें, मैं करंट अफेयर आपको पढ़ा दूंगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है भाई साहब? आपका कुछ नहीं कहता, नॉर्मल सी जो बात है। क्या? धन्यवाद। अरे नहीं जयंती जी, चलिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भाई साहब? कि आपने जो भी एक्शन करी, उस आपकी एक्शन के बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? रिएक्शन काम करती। और ये बात अटल है, कोई रोक नहीं सकता। इसका सीधा एग्जांपल मैं बोल देता हूँ। जैसे टेबल है, टेबल का मान लीजिए टेबल की कैपेसिटी कितना है कि ये कितना फोर्स उठा सकती है, तो मान लीजिए 100 न्यूटन का है, फोर्स संभाल सकती है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने रखा एक व्यक्ति को, एक पर्सन को मैंने खड़ा कर दिया। पर्सन इस पे टोटल वेट लगा रहा है 80 न्यूटन। तो जितना पर्सन नीचे टेबल पे फोर्स लगा रहा है, टेबल उस पर्सन पे उतना ही रिएक्शन फोर्स ऊपर की साइड लगा रही है। ठीक है, लेकिन भाई साहब इस आदमी की जगह अब मैं क्या कर दूं, इसी सेम टेबल पे इस आदमी की जगह मैं खड़ा कर दूं एक हाथी। ठीक है, लग रहा है हाथी जैसा। ठीक है, अगर मैंने हाथी खड़ा कर दिया, तो भाई साहब हाथी जो है, अब हाथी लगाएगा इस पर डायरेक्ट 1000 न्यूटन का फोर्स। लेकिन टेबल की कैपेसिटी कितनी है कि सिर्फ ये 100 न्यूटन झेल सकता। अब टेबल ऊपर की तरफ 100 न्यूटन तो लगा देगी रिएक्शन फोर्स, लेकिन बाकी का जो फोर्स होगा उस फोर्स से क्या हो जाएगा? टेबल टूट जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो 900 न्यूटन के फोर्स से हाथी नीचे गिर जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं। जैसे फर्स्ट आपका एग्जांपल क्या है कि आप एक जब भी गन से फायर करते हैं, तो जो गन रिकॉइल करती है पीछे की साइड आती है, आपको धक्का लगाती है। वो भी कोई किसका एग्जांपल है भाई साहब? आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, और क्या कि कोई भी सेलर जब नाव से जंप करता है, जंप्स आउट ऑफ द बोट, तो जो बोट होती है, बोट गोज बैकवर्ड, बोट पीछे की तरफ जाती है, आपने देखा होगा। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चल, ठीक है। तो आज का हमारा लॉज ऑफ मोशन जो था चैप्टर हमारा खत्म होता है। कल हम मिलेंगे, और कल हमारा जो काम रहेगा वो करेंगे ग्रेविटेशन वाइज चैप्टर जो है कल हम खत्म। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स के लिए आप यूट्यूब चैनल अद्वितीय ऑफिसर्स फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे आपको डेली जो है क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाती है। अभी रात में, अभी मैं ये क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे में अपलोडिंग कर दूंगा। ठीक है, बाय सर, सुपर जय सेशन, जय जय हिंद, जय हिंद जयंती जी, थैंक यू। चलिए, कैसा लगा सभी को सेशन? बढ़िया लगा?